एक कमेंट आई थी एजे सिसोदिया करके, वो लिख रहे हैं, सर आई हैव अ 1 year एक्सपीरियंस इन साइट सिविल इंजीनियर, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी फॉर फाइंडिंग मी अ जॉब, इट विल बी हाईली अप्रिशिएबल, प्लीज़ हेल्प मी, आई एम इन बैड कंडीशन सीरियसली, आई हैव नो लिंक्स एंड रेफरेंसेस, दैट वाई आई कांट फाइंड जॉब, प्लीज़ हेल्प सर। तो फ्रेंड्स, मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा था, लेकिन ये कमेंट आने के बाद मेरे माइंड में बहुत सारे विचार ऐसे दौड़ने लगे कि मैं इनकी मदद कैसे करूं। मैंने पूछा कि आप कहाँ से हो, तो उन्होंने बोला कि वो मध्य प्रदेश से है। तो मैं गुजरात से बिलोंग करता था, तो लेकिन ऐसी तो कोई हेल्प नहीं कर सका, लेकिन मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाऊं, क्योंकि इस लाइन में मुझे करीबन 12 साल हो गए। 2008 से मेरा करियर स्टार्ट हुआ और जॉब करते करते आज लगभग 11-12 साल हो गए। तो मेरे एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग मैं कुछ कह सकूं और किसी को कुछ मदद मिले, इसीलिए आज का वीडियो ये बनाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, हाउ सिविल इंजीनियर फाइंड अ जॉब एज ए साइट इंजीनियर, आप कैसे एक जॉब को ढूंढ सकते हो, कितने मेरे पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट पे आप ध्यान रखोगे और पूरा वीडियो देखोगे तो मैं आशा करता हूँ 99% आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी। इसमें 2 पॉइंट है, एक तो फ्रेशर है और एक है एक्सपीरियंस्ड। 2 कैटेगरी इसीलिए मैंने यहाँ पे रखी है, क्योंकि क्या होता है, करियर में सबसे पहली जॉब बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है सब किसी के लिए। जैसे पहली गाड़ी होती है, पहला घर होता है, जब हमारी शादी होती है पहली बीवी होती है, वैसे ही हमारी जॉब जो होती है सभी प्रेशर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो पूरे कैरियर का एक बेस, एक पाया जो बोलते हैं हम सिविल इंजीनियर की लैंग्वेज में, एक पाया बनाती है। जो हमारा पाया अगर मजबूत होगा, बेस अगर, फाउंडेशन अगर मजबूत होगा, तो बिल्डिंग भी मजबूत होगी। इसी तरह से जब प्रेशर हो और वो पहली जॉब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा हमने एक एक्सपीरियंस के लिए एक टॉपिक रखा है कि आपने जॉब तो स्टार्ट कर ली, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए, कुछ ऐसी परिस्थिति आपके सामने आई, तो ये जॉब आपको चेंज करनी पड़ी या आप चेंज करना चाहते हो, तो क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए एक एक के बाद एक देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ये मोटिवेशन है। हम जैसे क्रिएटर की जैसे लाइक ज़्यादा आते हैं तो एक मोटिवेशन मिलती है, नहीं भाई कि हमने जो कंटेंट डाला है, हमने जो बात कही है, तो बहुत सारे व्यूअर्स को काम में आई है और उनको पसंद आया है। और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो वो भी कर दीजिए, क्योंकि हमारी फैमिली कितनी बड़ी है वो हम सब्सक्राइबर्स की मदद से ही जानते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले तो बात करते हैं कौन कौन सी तकलीफ, कौन कौन सी डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ेगी जब आप पहली जॉब ढूंढने जा रहे हो। यार, एक जॉब है, बहुत एक्सपीरियंस नहीं हुआ और दूसरी जॉब अगर आपको ढूंढनी है, तो क्या क्या डिफिकल्टी आपको फेस करनी पड़ेगी। हाउ टू फाइंड हुम गिव जॉब, पहला तो एक क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड हुम गिव जॉब। सिसोदिया जी ने यही बोला कि मेरा कोई ऐसा रेफरेंस नहीं है, मैं ऐसे किसी व्यक्ति को जानता नहीं हूँ कि डायरेक्ट बात कर सकूँ, अगर आप मुझे कुछ मदद करो तो आपके लिए अच्छा होगा मेरे लिए। और हुम गिव जॉब, तो उसके बारे में आगे हम बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड और हुम गिव जॉब, कौन देगा और कैसे फाइंड करेंगे। दूसरा पॉइंट मैंने रखा है लोकेशन, कि आप कैसे लोकेशन उसका डिसाइड करोगे, या कौन से लोकेशन में जाओगी तो आपको बेनिफिशरी ज़्यादा होगा। फिर एक इम्पोर्टेंट थिंग आती है सैलरी, क्योंकि जॉब हम करते हैं कुछ वेतन पाने के लिए, तो एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है कि सैलरी। इसके बाद एक एस्पेक्ट है रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशन, अभी कोई भी जगह पे आप जाते हो तो रिकमेंडेशन की जरूरत होती है, वो आगे विस्तार से उसकी बात करेंगे। पहले पॉइंट देख लेते हैं, वर्किंग आवर्स फॉर जॉब। आगे देखते हैं लीव वीकली ऑफ, कंपनी बैकग्राउंड एंड फैसिलिटीज, सैलरी इंक्रीज मार्जिन और माइंडसेट। तो फ्रेंड्स, इतने पॉइंट है, आपको आपकी जो डिफिकल्टीज है, इतने पॉइंट में मैं मानता हूँ कि 70 to 85% आपकी जो डिफिकल्टीज है इतने में पूरी हो जाएगी, कि कैसे ढूंढे,
कौन देगा, लोकेशन कहाँ पसंद करे, सैलरी का क्या होगा, रिकमेंडेशन है नहीं है क्या है, वर्किंग आवर्स ऑफ जॉब, कितना काम टाइम रहेगा, क्या होगा, मैं क्या बोलूँ, मुझे क्या है उनको बोलना चाहिए, लीव, वीकली ऑफ, कैसे लीव का क्या रहेगा, कंपनी बैकग्राउंड एंड फैसिलिटी कैसे रहेगी, सैलरी इंक्रीज, मार्जिन, माइंडसेट, हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ये सारी बात का आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझते हैं। हाउ टू फाइंड जॉब हुम गिव। तो पहला ही सवाल आता है, हाउ टू फाइंड जॉब हुम गिव, कि कौन जॉब देगा और कैसे हम जॉब ढूंढें। जब भी हम अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं, अगर कोई सर्वेयर है तो वो उनका आईटीआई कंप्लीशन करता है। जब आपके पास सर्टिफिकेट आता है तो पहली बात आती है, या घर वाले भी चाहते हैं कि कोई अच्छी जॉब मिल जाए जो अच्छी सैलरी भी हो और अपना करियर स्टार्ट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे टाइम तक वेट किया होता है, फैमिली में कुछ सेक्रीफाइस किए होते हैं आपके लिए, तो वो भी चाहते हैं कि जितनी हो सके जल्दी आपको जॉब मिल जाए। गवर्नमेंट जॉब्स इन गवर्नमेंट वेबसाइट। तो पहला एक सिंपल ऑप्शन, सिंपल तो नहीं कहूँगा, ऑप्शन तो हार्ड है, लेकिन एक ढूंढने के लिए आसान एक तो ऑप्शन है, गवर्नमेंट जॉब्स इन गवर्नमेंट वेबसाइट। हर स्टेट की एक अपनी वेबसाइट होती है जहाँ पे वो अपनी जॉब जो है, जो वैकेंसीज है, वो अपनी वेबसाइट में रखते हैं। जैसे कि गुजरात है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, तो सभी की इंडिविजुअल से स्टेट गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट होती है, वहाँ पे वो डालते हैं कि कब जॉब आएगी, कैसे रहेगा, कैसे आपको एग्जाम देनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। और स्टेट गवर्नमेंट की बात की, और केंद्र सरकार की भी भर्ती आती है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, तो केंद्र सरकार की जो साइट है वहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हो कि केंद्र सरकार में कौन कौन सी भर्तियाँ है सिविल इंजीनियर्स को लेके। तो वो आप एक तो गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट की जॉब वेबसाइट में आप जाकर देख सकते हो। कौन देगा, तो उसका आंसर है गवर्नमेंट देगी। और होम गिव तो गवर्नमेंट देगी। और कैसे फाइंड करें, तो गवर्नमेंट वेबसाइट में जाके आप फाइंड कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है बिल्डर्स। तो एक और जवाब है होम गिव, कौन देगा। तो हमें पता है कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर हो गए हैं इंडिया में कि वो खुद का कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं बहुत सालों से, कोई नया है कोई पुराना है, लेकिन वो बिल्डर्स है, वो अथॉरिटीज़ है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करती है और बहुत अच्छा वेतन भी देती है। हमारी जैसी काबिलियत है उस प्रकार से वो लोग अपने को वेतन भी देते हैं और अच्छी जॉब भी हमें मिलती है। तो बिल्डर्स आपको जॉब दे सकते हैं। आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ आजू बाजू में, वहाँ के आजू बाजू में जहाँ भी कंस्ट्रक्शन काम चलता हो और आपको पता है कि कोई बिल्डर्स है आपके आजू बाजू में, तो आप वहाँ जाके अपना रिज्यूम दे के आप जॉब फाइंड कर सकते हो। आप एक अच्छा रिज्यूम बना के रखो और उसकी कई सारी कॉपी निकाल दो, और आजू बाजू के कई जो बिल्डिंग्स है वहाँ पे ऑफिस में जाके, भले ही आपके पास रिकमेंडेशन ना हो, तो वहाँ जाने के बाद आपको ऑफिस में कोई भी स्टाफ मिले, अगर सीनियर कोई इंजीनियर है या खुद बॉस मिल जाते हैं, वहाँ बिल्डर साहब मिल जाते हैं, तो उनको आप अपना रिज्यूमे रखो और आपकी जो क्वालिफिकेशंस है वो आप शेयर करो उनके साथ, तो हो सकता है कि आप वहाँ से जॉब अपनी ढूंढ पाओ। दूसरा पॉइंट है आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर इंजीनियर्स। तो क्या होता है कि अभी आर्किटेक्चर्स और स्ट्रक्चर इंजीनियर्स के बिना कोई भी बिल्डिंग का काम मुश्किल है। मैं इंडिविजुअल घर की या मकान की बात नहीं करता हूँ जो हमारे गांव में हम बनाते हैं और गांव में कुछ छोटी मोटी बिल्डिंगें बनती है, इसकी बात नहीं करता हूँ। मैं बड़े प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, तो उसमें आर्किटेक्चर्स और स्ट्रक्चर इंजीनियर्स बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो आप आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर इंजीनियर की भी ऑफिस पे जा सकते हो, क्योंकि उनका बहुत ही वाइड एक्सपीरियंस होता है और उनके बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स भी होते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई बिल्डर ढूंढता है कि हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए, लेकिन वो भी कंफ्यूज होता है कि मुझे कहाँ से मिलेंगे। तो अगर आर्किटेक्चर्स और स्ट्रक्चर इंजीनियर्स उनकी जान पहचान में होते हैं, तो बिल्डर्स ने कह के रखा होता है या बात करी रखी होती है कि कोई भी आए अपने वहाँ, अपने ध्यान में कोई आए तो हमें बताना। तो आप अगर आर्किटेक्चर्स और स्ट्रक्चर इंजीनियर्स की वेबसाइट या ईमेल आईडी आप ढूंढ निकालो और वहाँ पे आप उनको मेल करो, या वहाँ फिजिकली जाके उनको आपका रिज्यूम दे सकते हो, तो वहाँ पे भी चांसेस बन सकते हैं आपके जॉब लगने के। फिर बात आई न्यूज़पेपर। मैंने अपनी करियर की शुरुआत न्यूज़पेपर से की थी। मुझे पता है कि जब भी मैंने क्वालिफाइड हो गया,
तो मैंने क्या करा कि हर रोज हमारे यहाँ गुजरात में फ्राइडे को एडवर्टाइजमेंट आती है, वहाँ पे पूरा टाइम्स ऑफ इंडिया और कई गुजराती पेपर्स में भी आता है, नौकरी विषयक पूरी डिटेल्स आती है। तो उसमें अपना सिविल इंजीनियर रिगार्ड भी एक कॉलम होता है, उसमें कहाँ कहाँ भी चाहिए और प्रोजेक्ट की डिटेल लिखी होती है, और पेपर में भी उसका, न्यूज़पेपर में भी उसका वर्णन होता है। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ा करिए, न्यूज़पेपर देखा करिए, पर्टिकुलर आपके स्टेट में आप जहाँ रहते हो वहाँ कौन से दिन वो नौकरी विषय जो एडवर्टाइजमेंट है वो आती है, वो पता करें, क्योंकि 90% चांसेस है, क्योंकि वो लोग ढूंढ ही रहे होते हैं और आपको चाहिए, तो बेस्ट चांसेस है वहाँ से आपको जॉब मिल पाए, क्योंकि उसमें नंबर भी दिया होता है। कोई जगह कोई बड़ी कंपनी है तो उसमें मेल आईडी भी दी होती है, तो आप आसानी से कांटेक्ट कर सकते हो। जॉब रिलेटेड वेबसाइट पोर्टल, ये तो आपको पता है, naukri.com और ऐसी कई सारी वेबसाइट है, वो जॉब रिलेटेड ही काम चलाती है, जॉब रिलेटेड ही उसका काम होता है। वहाँ आप अपनी क्वालिफिकेशन, अपना रेज्यूमे और अपनी पूरी डिटेल भर के रखो। आपको लगता होगा कि इसमें काम नहीं होता, पर होता है काम। जॉब रिलेटेड वेबसाइट पोर्टल जो होती है उसमें आप अपना बायोडाटा और सब रखो, तो आपकी क्वालिफिकेशन और उसको अपडेट करके रखो। क्या होता है, हमने एक बार अकाउंट तो बना दिया, लेकिन 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने कहीं भी लग गए तो हम उसको अपडेट नहीं करते। तो क्या होता है कि सामने वाली जो कंपनी है या कोई एम्प्लॉयर है उसको पता नहीं चलता कि हमारा एक्सपीरियंस कितना हुआ। तो याद करके उसको आप अपडेट करते रहो टाइम टाइम, यानी 1 साल हुआ, 6 महीने और बढ़े, तो आप एक्सपीरियंस अपना अपडेट करते रहो, और जो प्रोजेक्ट आपने किए, जो क्या क्या एक्सपीरियंस उसमें पाया है उसका भी डिटेलिंग करो। जितना डिटेलिंग ज़्यादा होगा तो सामने वाले बिल्डर या डेवलपर को पता चलेगा आपके बारे में, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जैसी पहली आपकी इंप्रेशन जो रेज्यूमे देखने को मिलेगी उनको, तो उसकी आपकी पूरी इंप्रेशन उनके माइंड में कुछ अलग होगी, और आपने कुछ नहीं बताया तो उनको लगता है कि आपके पास कुछ क्वालिफिकेशन या कुछ आपने गेन नहीं किया है। तो जॉब रिलेटेड वेबसाइट पोर्टल में भी आप अपना अकाउंट बनाओ, जितनी हो सके ज़्यादा कराओ, सब में फ्री अकाउंट पहले खुलता है। सोशल मीडिया लाइक लिंक्डइन, और भी सोशल मीडिया के कई सारे ऐसे पोर्टल हैं, जैसे लिंक्डइन है, जैसे एप्लीकेशन है, जैसे और भी है, फेसबुक है, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो। अपनी को बहुत सारे ग्रुप होते हैं, टेलीग्राम जैसे, अभी टेलीग्राम बहुत चल रहा है, लेकिन आप उसमें पता करो कि कोई फेक ना आ जाए, कोई आपसे पैसा तो नहीं मांग रहा। पूरी जांच पड़ताल बाने करने के बाद इसमें आप पढ़ना। मैं ये तो रेफरेंस आपको रिफ़र कर रहा हूँ, लेकिन ये भी बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड इसमें होते हैं। जॉब दिलाने में आपको 10,000 भर दो, ये चार्जेस लगेगा, ये चार्जेस लगेगा, इतनी सारी कंपनी शॉर्टलिस्ट हुई है, ऐसे कोई नहीं होता। कोई कंपनी आप पैसे लेने से आपको नहीं रखती, वो आप में क्वालिफिकेशन देखेगी, वह बाद में ही आपको जॉब देगी। फिर बात आई मोबाइल एप्लीकेशंस। मोबाइल एप्लीकेशंस भी बहुत सारी है, जिसमें जैसे कि हमने बताया वेबसाइट पोर्टल है, वो भी अपनी एप्लीकेशन रख रहे हैं। अभी मोबाइल हर लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन आ गया है, तो आप ऐसी एप्लीकेशन ऐड करो जो जॉब प्रोवाइड्स करती हो आपके एरिया में, कि आपके आसपास में उसका ज़्यादा ऑफिस है उसकी, और उसका वर्किंग एरिया ज़्यादा है आपकी लोकेशन के आसपास। तो ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके उसमें भी आप अपना डिटेलिंग डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, इतने पॉइंट्स हैं, और एक लास्ट में पॉइंट मैं रिकमेंड करता हूँ या रिफ़र करता हूँ, लेकिन ये सब आप ढूंढ लेने के बाद उसका प्रयोग करना, क्योंकि ये पेड सर्विसेज का पॉइंट है। पेड सर्विसेज यानी कुछ आप पैसे देके, ऐसे कंसल्टेंट्स होते हैं, कंसल्टेंसी होती है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा, अगर आप कंफर्टेबल हो तो कुछ फीस पे करके आप उसमें भी अपना नाम लिखवा सकते हो, वहाँ पे रिज्यूम दे सकते हो। कि अभी क्या होगा है कि जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ है, वो डायरेक्ट अपना उसमें टाइम नहीं बिगाड़ते, क्योंकि उसमें एचआर मैनेजमेंट और सब पूरा स्टाफ रखना पड़ता है। वो क्या करते हैं, ऐसी कंसल्टेंसी ढूंढते हैं, तो उनका भी वो सारा काम भी, उनका टाइम भी बचे और पैसे भी बचे, क्योंकि उसके लिए उनको स्टाफ ना रखना पड़े। तो ऐसी कंसल्टेंसी आप ढूंढ के पेड सर्विस भी ले सकते हो, लेकिन ये मैं लास्ट में उसको स्थान में लास्ट में दूंगा, कि अगर कोई इसमें से ऊपर वाले कोई ऑप्शन में अगर आपको जॉब ना मिले, तो आप 3 महीने, 6 महीने वेट करने के बाद अगर आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हो। आगे देखते हैं लोकेशन। लोकेशन
जॉब ढूंढने के लिए कैसे उपयोगी है और क्या आपको देखना पड़ेगा नई जॉब ढूंढने के लिए। लोकेशन में आप फाइनल लोकेशन फॉर बेटर फ्यूचर, फाइंड ए लोकेशन फॉर बेटर फ्यूचर। सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि पढ़ने के बाद अगर हमारे घर के आसपास या हमारी जो टाउन है, हमारी सिटी है, इसके आसपास बहुत नज़दीक में घर मिल जाए, सॉरी जॉब मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं होता जॉब में, क्योंकि हमारी जो लाइन है सिविल इंजीनियरिंग लाइन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली लाइन है, यानी वो गांव की जगह शहरों में ज़्यादा होगा, और शहर के ज़्यादा बड़ी सिटियों में, जैसे स्मार्ट सिटी है, बॉम्बे है, बेंगलोर है, ऐसी सिटी में काम उसके ज़्यादा होंगे और आपको वो तनख्वाह भी ज़्यादा दोगे। तो ऐसा लोकेशन चूज करें कि कम टाइम के लिए ना हो, आपके बेटर फ्यूचर के लिए आपको काम में आए। दूसरा पॉइंट है नियर बाय होम लेस अपॉर्चुनिटी, बिग सिटीज मोर अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ। मैंने अभी बताया कि आप घर के पास अगर देखते हो तो उसमें लेस अपॉर्चुनिटीज रहती है, बिग सिटीज मोर अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ। क्योंकि बिग सिटी में, बड़े शहरों में आपको अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा मिलेगी, आपको जानने को भी मिलेगा कि कहीं भी वैकेंसी है तो आप इंटरव्यू देने के लिए भी आसानी पहुंच सकते हो। समझो कि आप गांव में कुछ जॉब करते हो, अगर मिल भी गई स्टार्टिंग में, और कुछ दिनों बाद शहर में आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आपको। एक दिन की लीव लेनी पड़ेगी, और कंस्ट्रक्शन साइट पे लीव का बहुत प्रॉब्लम रहता है, मैं आगे भी समझाऊंगा उसको। तो ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं बाद में। तो ऐसा ट्राई कीजिए कि वो अच्छी जगह की जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और आपका ग्रोथ ज़्यादा हो, तो ऐसी सिटीज़ या ऐसे टाउन आप पसंद करें। ट्रांसपोर्टेशन साइट टू होम, फिर एक पॉइंट है कि ट्रांसपोर्टेशन कितना है साइट से होम, या साइट से आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन कितना है, वो कितना आपको खर्चा पड़ेगा। समझ लो कि एक सिटी से आप एक सिटी में रहते हो और दूसरी सिटी में आपकी जॉब लगी और आप सोच रहे हो कि मैं अप डाउन कर लूँगा, लेकिन ये अप डाउन में खर्चा बहुत ज़्यादा है। अगर आपको रेल से जाना है यार, अपनी गाड़ी लेके आप जा रहे हो तो उसमें खर्चा ज़्यादा है, तो वो भी देखना है कि आपके सामने जो सैलरी है उसके सामने अपना ट्रांसपोर्टेशन भी जो है वो अपने को बहुत ज़्यादा ना हो जाए। फिर पॉइंट है सराउंडिंग एटमोस्फेयर ऑफ साइट, फिर आजू बाजू का एटमोस्फेयर इसीलिए देखना है हमें कि जहाँ हम काम करने वाले हो सुबह से लेकर शाम तक करीबन 10 से 12 घंटे, अगर साइट में हमारा काम तो आपको पता होगा रात को भी हमें रुकना पड़ता है, तो सराउंडिंग एटमोस्फियर ऐसा देखिए जैसे हमारी हेल्थ अच्छी रहे। अगर हेल्थ अच्छी है तो हम कितने भी सालों तक काम कर सकते हैं। तो सराउंडिंग एटमोस्फियर जो साइट का है वो भी देखना पड़ता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आपको फैसिलिटी पूरी मिले या पूरा हरा भरा मैदान मिले या गार्डन मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन कम से कम ऐसा तो एटमोस्फियर आप देखो कि पास में से कोई गार्बेज या डंपिंग स्टेशन ना हो, या कुछ बहुत गंदगी हो वहाँ पे आपकी साइट ना हो, और स्लम्प एरिया हो, ऐसे में कुछ अच्छे आपको वो सारे एटमोस्फियर देखने का जरूरी है। अब आती है बात की सैलरी। तो सैलरी एक इम्पोर्टेंट रोल करता है अपनी जॉब ढूंढने में। पहले बात करते हैं प्रेशर के लिए। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि प्रेशर के लिए हमें पहले सैलरी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। सभी लोग अभी क्या कर रहे हैं कि जैसे ही जॉब ढूंढने लगते हैं तब अपना माइंड में सैलरी के लेके चलते हैं कि अभी इस बंदे ने जॉब पाया उसने 12,000 पाया, उस बंदे ने जॉब पाया उसको 15,000 कंपनी ने दिया, उस बंदे ने पाया उसने 20,000 लिया। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे जितना एक्सपीरियंस है मैं ये बता रहा हूँ कि प्रेशर के लिए सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आगे के पॉइंट जितने देखे कि लोकेशन आप देख लो, वो सभी जगह देख लो, ट्रांसपोर्टेशन कितना है वो देख लो, वो सब देखने की बात जरूर है फ्रेशर के लिए। लेकिन सैलरी में आप अपॉर्चुनिटी देखो, आपको क्या सीखने वाला, आप क्या सीखने जा रहे हो वहाँ पे। आरसीसी, फाउंडेशन, टाइल्स वर्क, फिनिशिंग वर्क, प्लास्टर वर्क, और भी वाटर प्रूफिंग वर्क, क्या क्या सीखने को मिल रहा है, कितना वहाँ पे आपको जानने को मिल रहा है। क्योंकि एज अ प्रेशर आपको कुछ नहीं है, आप खाली स्लेट हो, आप आपका पूरा माइंड ब्लैंक है, आप ऐसा समझ के चलो। भले आपने एक्सपीरियंस ले लिया, आपने पढ़ाई की है, आपने थियोरिटिकल नॉलेज ले रखा है, लेकिन आप ये समझ के चलो कि आपके पास
प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको सैलरी को थोड़ा साइड में रखना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका 1 महीने का खर्चा भी पूरा ना हो वैसी सैलरी आप पसंद करके जॉब चालू कर दो। सैलरी ऐसी होनी चाहिए जो आपके खर्चे भी पूरे हो, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आप बचा के घर पे भी दे सकते हो और आपको आगे कोई दिक्कत ना पड़े। ऐसी सैलरी पर मैंने क्या बोला कि कहाँ कुछ क्या सीखने को मिल सकता है और कितना लंबा प्रोजेक्ट है वो आप देख के चलो कि कितना, अगर 3-4 साल आपको लगे कि 5 साल का प्रोजेक्ट है और भले सैलरी स्टार्टिंग में ज़्यादा है लेकिन 5 साल में आपका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा हो जाएगा और सैलरी भी 1 साल में बढ़ती रहेगी जैसा आपका एक्सपीरियंस होगा, जैसे आप काम दोगे। दूसरी बात आई एक्सपीरियंस विद इन 2 ईयर और लेस। एक पॉइंट है फ्रेशर वाला और एक पॉइंट है एक्सपीरियंस विद इन 2 ईयर और लेस। अगर आपका एक्सपीरियंस 2 ईयर या 2 ईयर से कम है तो आप सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। जहां आपने पहले जॉब की है वहां आप 2 साल से पहले ही जॉब छोड़ते हो, यानी कि आपको कुछ वहां पे तकलीफें आई, कुछ प्रॉब्लम आई, सैलरी के रिगार्डिंग हो सकता है, दूसरी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे भी 2 साल से कम और 2 साल जितना ही अगर एक्सपीरियंस हुआ है तो मैं ये सोच के जा रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आपको अगली वाली जॉब से ना कम सैलरी और ना बहुत ज़्यादा सैलरी। आप एक्सपेक्ट क्या करो, ना बहुत कम और ना बहुत ज़्यादा, यानी कि आपकी सैलरी आगे वाली जॉब में मानो कि 12,000 आपकी सैलरी थी तो मैं इस आपको बता रहा हूँ कि 12,000 तक आपको सैलरी मिलती है तो आप वो दूसरी जॉब जाने न दीजिए। हाँ, एक्सपेक्ट करो, ट्राई करो कि आपको कितना गेन मिल सकता है, लेकिन बहुत ही इतना गेन मत सोचो कि आप सभी जगह के सैलरी के कारण आप वापस आ जाओ। सभी इंटरव्यू पास कर दो लेकिन बार्गेनिंग जब लास्ट वाला सैलरी वाला मुद्दा है तब आप वो जॉब निगलेक्ट करके वापस आ जाओ। मार्केट ट्रेंड, आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर डिप्लोमा होल्डर हो तो डिप्लोमा के लिए स्टार्टिंग में या 1-2 साल की सैलरी के बाद कितना पगार होता है। अगर एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है तो मार्केट में क्या ट्रेंड चलता है वो भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर मार्केट ट्रेंड चलता है डिप्लोमा होल्डर फ्रेश के लिए 12,000 और आप माइंड में सोच के चलते हो 15,000 तो आपको कहीं पे भी जॉब नहीं मिलने वाली। भले ही आपका एकेडमिक बहुत ही अच्छा रहा हो, भले एकेडमिक में आपने पढ़ाई में बहुत सारे रैंक प्राप्त करे हो या 9.5 या 9 से ऊपर का आपका रैंक हो, तो मार्केट ट्रेंड जरूर देखना चाहिए कि जिस एरिया में हो तो वहाँ पे सिविल इंजीनियर बाकी सिविल इंजीनियर का क्या ट्रेंड चल रहा है। आप किसी को पूछो या आपने बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जो पहले से जॉब कर रहे होते हैं या आपके कोई रिलेटिव में है तो आप यहाँ से मार्केट ट्रेंड का पता करो। आप गूगल में सर्च कर सकते हो, बहुत सारे अभी तो ऑनलाइन आपको पता चल सकता है कि मार्केट ट्रेंड अभी क्या चल रहा है। न्यूज़ में से आप पता कर सकते हो, मीडिया के माध्यम से आप पता कर सकते हो। तो मार्केट ट्रेंड में ध्यान में रखिए। चलिए, अभी बात आई कंपनी वैल्यू और ब्रांड नेम। ये बहुत ही मैटर करता है कि सैलरी में कंपनी वैल्यू और ब्रांड नेम का क्या महत्व है। जैसे कि बड़े बड़े ग्रुप है, जैसे कि रोड कंपनियां हैं, बिल्डिंग कंपनियां बड़ी बड़ी है, शाहपुर जी पालोन जी है और बहुत सारे और ग्रुप भी है। आपको पता होगा आपके स्टेट में, आप जानते हो जिसे, जैसे अल्ट्राटेक है, ऐसी बड़ी L&T ग्रुप है। तो ऐसी बड़ी बड़ी ग्रुप का आपको ब्रांड नेम पता होगा जो आप उसको जानते हो। तो कंपनी वैल्यू और ब्रांड नेम इसीलिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपको जानना पड़ेगा कि सैलरी भले ही स्टार्टिंग में वो कम दे लेकिन कंपनी की वैल्यू ही इतनी ज़्यादा है तो अगर आप वहाँ से 2 साल 4 साल बाद में निकलोगे तो आपको सैलरी की कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो सैलरी के लिए ब्रांड वैल्यू कंपनी की वो बहुत ही मायने रखती है। आप नोन कंपनी चूज़ करते हो तो वो बाद में जाके आपको सैलरी का प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अननोन ब्रांड है और अब भले पगार ज़्यादा भी दे रहा है वो, लेकिन बाद में वो आपको इतना ग्रोथ नहीं दे सकता जितनी ब्रांड वैल्यू अगर होती है। एक आगे वाला पॉइंट है प्रीवियस सैलरी एंड करंट सैलरी एंड फैसिलिटी कंपैरिजन। ये बात आएगी थोड़े एक्सपीरियंस क्लाइंट के लिए, थोड़े एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि फ्रेशर में तो ये बात आएगी नहीं कि प्रीवियस सैलरी कितनी थी और करंट सैलरी कितनी मिल रही है। लेकिन जो 1 साल 2 साल या 3 साल जितना भी एक्सपीरियंस हो, कहीं पे भी पिछली जॉब उन्होंने छोड़ी है या रिज़ाइन दिया है, कोई कारण सर उनको वो छोड़नी पड़ी है, टाउन चेंज किया है, कोई भी रीज़न हो, तो आप प्रीवियस सैलरी और करंट सैलरी कंपैरिजन करना सीखो। कंपैरिजन ऐसे करो कि उसमें
वहाँ 10,000 मिल रहा था, कंपनी पर कॉस्ट क्या मिल रहा है वो देखना ज़रूरी है। आपके हाथ में सैलरी कितनी आती है वो देखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर कई जगह पे आपका पीएफ कटता है, कोई जगह पर आपका पीएफ नहीं कटता है, और बहुत सारी मेडिक्लेम वो लेते हैं आपका, और भी फैमिलीज़ के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। कई कंपनियां नहीं करती है, कई कंपनियां करती है। अगर जो कंपनियां ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, और अगर आपका वेतन प्रीवियस से थोड़ा कम भी है, 1-2-3 हज़ार कम भी है, लेकिन वो आगे जाके आपको वो फैसिलिटीज़ वाली जो कंपनी है, आगे जाते आपको बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। क्योंकि क्या अभी आप देख रहे हो कि सिचुएशन में आपको हेल्थ के कुछ इश्यू आए, तो अगर मेडिक्लेम कंपनी ने करवाया है तो वैसे ही आपके 40-50 हज़ार का वो खर्चा आप निकाल सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे, ये तो खाली मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे रीजंस है, ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट है। वो आपको देखना पड़ेगा कि प्रीवियस सैलरी और करंट सैलरी का आप कैलकुलेशन मात्र वो कितना पर हैंड दे रहा है वो नहीं देखना चाहिए, और क्या फैसिलिटीज़ दे रहा है उसकी भी आपकी कंपैरिजन करनी चाहिए। न बल्कि पैसे से, बल्कि वो वीकली ऑफ दे रहा है नहीं दे रहा है, वर्किंग आवर्स कितने हैं, ओवर टाइम दे रहा है। ओवर टाइम वाला तो मुद्दा मैंने लिया है, लेकिन ये सारे एस्पेक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। बार्गेनिंग स्ट्रेटजी इन फाइनल इंटरव्यू, एक क्यों महत्व हो जाता है इसका कि बार्गेनिंग स्ट्रेटजी आपकी क्या रहनी चाहिए। बार्गेनिंग स्ट्रेटजी यानी कि सभी इंटरव्यू चलो आपने फटाफट पास कर लिए, 3 साहब से जो 3 सर है उसको मिल लिया, सभी ने आपको अप्रूव कर लिया, और बाद में आती है सैलरी की बात। तो वो सैलरी की बात में आपके माइंड में आप फोकस रख के चलो कि मुझे कितना तक चाहिए, और हमारा कितनी ज़रूरत है, हमारी कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी अर्जेंसी है, वो देख के चलो। क्योंकि हमारे घर की पोजीशन कैसे है वो आपको ही पता है। तो ऐसी भी अपनी थिंकिंग ना रखो कि ये जॉब चली जाए और आगे जाके आपको तकलीफ हो, और ऐसा भी लोअर सोच के ना चलो कि आगे आपको नहीं मिलने वाली। तो एक बार्गेनिंग स्ट्रेटजी आप मिला के चलो, 1-2-3 इंटरव्यू लेने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या स्ट्रेटजी रहती है, सामने वाले जो एम्प्लॉयर होते हैं उसकी क्या स्ट्रेटजी रहती है। तो इस प्रकार से अपनी स्ट्रेटजी आप अपनी तरह से फाइंड करो। अब आई बात रिकमेंडेशन की। जैसे अभी मैंने बोला कि कमेंट मुझे अपनी वीडियो पे कमेंट आया था, उन्होंने बोला और मुझे ये वीडियो बनाने का माइंड में आया। तो रिकमेंडेशन ऐसे नहीं है, आप रिकमेंडेशन अभी के हालात के मुताबिक रिकमेंडेशन एक उपयोगी और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रह जाता है। वो कैसे कि अगर भले आपके पास क्वालिफिकेशन थोड़ी कम भी हो, लेकिन आप किसी के जान पहचान में हो, किसी को जानते हो, किसी ऐसे बंदे को जानते हो जो एम्प्लॉयर को डायरेक्ट या इनडायरेक्टली जानता है, तो वो बहुत ही बड़ा रोल निभाता है अपनी जॉब फाइंड करने के लिए। तो कहाँ से आप रिकमेंडेशन फाइंड कर सकते हो? फाइंड हु इज़ इन द सेम प्रोफेशन। ऐसे व्यक्ति आपके आसपास में आप ढूंढो कि जो वो आपके सेम प्रोफेशन में है, यानी कि इंजीनियर ही नहीं, सिविल इंजीनियर ही नहीं, लेकिन आपके सेम प्रोफेशन यानी सिविल लाइन में कोई भी ऐसा प्रोफेशन में हो जिसकी कई सारे लोगों को जानता हो, ऐसी उनके कांटेक्ट में हो ऐसे बंदे या ऐसी कंपनीज या ऐसे एम्प्लॉयर, तो वहाँ से आपको मदद मिल सकती है। तो ऐसे फाइंड करो कि सेम प्रोफेशन में हो। फेमस नोन आर्किटेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर इंजीनियर्स, मैंने पहले भी बताया कि आप ऐसे आर्किटेक्ट्स और स्ट्रक्चर इंजीनियर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जानते हो तो उनको भी कांटेक्ट करो और उनके थ्रू आप जॉब पा सकते हो। क्योंकि बहुत सारे चांसेस रहते हैं कि वो बहुत सारे एम्प्लॉयर उनके जो क्लाइंट होते हैं, आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर इंजीनियर के जो क्लाइंट होते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से सालों से जानते हैं, उनका रिलेशन भी अच्छा होता है। अगर ऐसा कोई बंदा है कि वो आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर इंजीनियर को जानता है तो ऐसे में आप उसकी रिकमेंडेशन ले सकते हो। नॉन कॉन्ट्रैक्टर्स, आपके जानकारी में अगर चंतर प्लास्टर या मेसनरी वर्क या टाइल वर्क के कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो, उसको भी आप बात कर सकते हो। क्योंकि वो क्या करते, उनका एक्सपीरियंस अगर ज़्यादा है, 10 साल 15 सालों से मार्केट में काम कर रहे हैं, तो उनकी जान में वो बहुत सारे लोगों को ऐसे जानते हैं, बहुत सारे वो से बिल्डर्स को जानते हैं, एम्प्लॉयर्स को जानते हैं, ऐसे बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स को जानते हैं जो आपको आसानी से जॉब दिला सके। नॉन मटेरियल वेंडर्स, अभी बात कर रहा हूँ मैं, आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन जो अपने लाइन में यानी सिविल लाइन में जो मटेरियल्स यूज होते हैं, जैसे कि एग्रीगेट हो, कपची हो, सैंड हो, ब्रिक्स हो, पेवर ब्लॉक हो,
और भी पेंट के मटेरियल हो, वैसे वेंडर को आप अगर जानते हो, कोई भी ऐसा वेंडर आपके जान पहचान में है तो उसको कांटेक्ट करो, क्योंकि मार्केट में उसकी पहचान होती है, बहुत सारे लोगों को वो भी जानता है, तो वहाँ से आपको मिल सकती है। कॉलेज सर हुम यू कैन से अबाउट योर प्रॉब्लम, ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि आप अगर फ्रेशर हो तो 3 साल या 4 साल जॉब वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद कोई ऐसा तो एक टीचर या मैडम होते हैं, उसके साथ में आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, और उनको आप कोई भी बात बता सकते हो, तो उनको आप ये अपना प्रॉब्लम बता सकते हो, क्योंकि जो कॉलेज में सर हैं उनकी भी बहुत सारी जान पड़ताल में ऐसे लोग होते हैं, ऐसे कई सारे बिल्डर होते हैं, वो आपको जॉब दिला सकते हैं। वर्किंग आवर्स ऑफ जॉब, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जहाँ पे भी आप जॉब करने जा रहे हो तो उसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए कि उनका वर्किंग आवर्स ऑफ जॉब क्या है, क्योंकि बहुत कंस्ट्रक्शन कंपनी में सभी जो भी सीनियर्स होते हैं या कोई भी डेवलपर होता है, वो ऐसा सोचता है कि हमारा एम्प्लॉयज़ सबसे ज़्यादा काम करे। तो अब कंपनी की पॉलिसी क्या है वो देख लेना ज़रूरी है। कोई जगह पे सुबह 8 बजे से आपको पहुंच जाना पड़ता है, और रात का टाइम का कोई फिक्स होता नहीं सिविल इंजीनियरिंग की लाइन में। रात में अगर स्लैब कास्टिंग हो तो रात को देर रात तक भी आपको रहना पड़ता है। तो वर्किंग आवर्स ऑफ जॉब आप देख लो, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोर वर्किंग आवर्स, यानी मैंने बताया कि सभी ऐसा जो डेवलपर्स होते हैं या जो एम्प्लॉयर है वो ऐसा सोचता है कि मेरे जो एम्प्लॉयज़ है वो सबसे ज़्यादा टाइम काम करे, बहुत सुबह जल्दी आए, रात को देर तक जाए, वैसी इसकी थिंकिंग रहती है। मैं सभी के लिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ जगह पे ऐसा आपको एक्सपीरियंस होगा, या अगर कंपनी में जा रहे हो तो आपको ये बात ध्यान में रखो, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस जो हुआ है मैं आपको वो बता सकता हूँ कि मोर वर्किंग आवर्स कोई कंपनी में होता है, तो उसके लिए आपको सैलरी डिसाइड करनी है, तो वो भी आप पता कर सकते हो। एक्स्ट्रा पेड और नॉट फॉर ओवर टाइम, आप ये भी देख लो, क्योंकि ये वर्किंग आवर्स अपनी सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारी कंपनी मैंने ऐसी देखी है कि वो एक्स्ट्रा पेड नहीं करते। जो आपकी फाइनल सैलरी एक महीने की जो फाइनलाइज हुई है उसमें वर्किंग आवर्स के थ्रू नहीं होती है। अगर आप सुबह से 8 बजे या 9 बजे से काम स्टार्ट करते हो और रात को कितने भी बजे तक काम करो तो वो फिक्स ही अमाउंट रहता है, तो वो एक्स्ट्रा पेड करते हैं वर्किंग आवर की, यानी कि सुबह 8 से शाम को 6 बजे तक आपकी जॉब है, तो 6 बजे के बाद का आपको एक्स्ट्रा ओवर टाइम का पैसा वो देते हैं कि नहीं देते हैं, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको देखना ज़रूरी है। लंच टाइम एक छोटा मुद्दा है, लेकिन वो भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि सभी जगह अलग अलग रूल्स होते हैं, कंपनी के अलग रूल्स रेगुलेशन होता है। अगर गवर्नमेंट जॉब आप करते हो तो उसमें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की मैं बात करूँ तो सभी जगह, कोई जगह पे हाफ एन आवर, कोई जगह पे 1 आवर, कोई जगह के 15 मिनट भी ऐसा, और कोई जगह तो ऐसा होता है कि लंच टाइम फिक्स नहीं होता। आपको एक इंजीनियर काम में से नीचे उतर के खाना खा ले, लंच टाइम पूरा कर दे और तुरंत ऊपर जाके फिर से काम में लग जाए, तो आपको लंच टाइम क्या है, कितना है, वो भी जानना ज़रूरी है। चेक इन एंड चेकआउट टाइम, ये टाइम भी ये है कि आपका वर्किंग आवर, सुबह आप जाने का टाइम क्या है, शाम को निकलना टाइम क्या है, वो भी आप जहाँ जॉब फाइंड करने के समय आप देख लो, क्योंकि बाद में फिर अगर आपने वो उसकी जो जब इंटरव्यू का टाइम होता है तब आपने फाइनल नहीं किया हो तो बाद में उसकी दिक्कत आ सकती है, तो वो भी आप डिसाइड पहले से ही कर दो कि चेक इन टाइम और चेकआउट टाइम क्या रहेगा। नाइट शिफ्ट, सिविल इंजीनियर में ये कॉमन टॉपिक है, क्योंकि नाइट तो आपको कोई भी कंपनी में जाओ नाइट में काम करना ही करना है, क्योंकि सभी जो डेवलपर होते हैं उसको काम फास्ट करना है, जितना काम फास्ट करेंगे उतना उसका ओवरहेड एक्सपेंसेस भी कम आएंगे। तो नाइट इन शिफ्ट में किस तरह से जॉब होती है, क्या एक्स्ट्रा पे करते हैं, वो नहीं करते हैं, नाइट शिफ्ट में कितने आदमी रखते हैं, नाइट शिफ्ट में अगर खाने की बात है तो आपको वो नाइट की बात है तो डिनर वो प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं, अगर हमें करना है तो नाइट का एक्स्ट्रा पे करते हैं कि नहीं करते, वहाँ कैंटीन है कि नहीं, वो बहुत सारे प्रॉब्लम है, वो बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, वो पॉइंट है जो आपको नाइट शिफ्ट के लिए भी आपको जानने ज़रूरी है। लीव एंड वीकली ऑफ, जो भी सिविल इंजीनियर उसको पता है कि कंस्ट्रक्शन एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे लीव और वीकली ऑफ की सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि हमारे आसपास ऐसा एटमॉस्फेयर है, ऐसी गवर्नमेंट की सभी पॉलिसी सभी ऐसी है कि कोई भी जॉब आप करो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब,
सब में आपको लीव और वीकली ऑफ आसानी से संडे या कोई भी वीक में एक दिन तो ऐसा होता है जिसमें आपको लीव मिलती है। मैं मेरी खुद की बात करूं तो मैं 12 साल से काम कर रहा हूं, मुझे अभी तक कोई कंपनी ऐसी नहीं मिली जहां पे वीकली ऑफ हो। तो अगर मैं ऐसा सोच रहा हूं कि आप 15-20 साल तक काम करो, फिर आपको ऐसा लगे कि अगर एक वीकली ऑफ वाली जॉब होती, भले तनख्वाह थोड़ी कम होती, तो मैं अपना जीवन भी जी सकूं, क्योंकि जॉब जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही ज़रूरी अपना जीवन भी है। तो अगर कोई ऐसी कंपनी आपको मिलते हैं कि लीव दे और वीकली ऑफ टाइम टू टाइम देती हो, हर वीक में एक वीकली ऑफ दे, तो आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ सैलरी में कर सकते हो, दूसरी कोई बात में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, क्योंकि अपनी ये फील्ड ऐसी है जिसमें हमें थकान भी ज़्यादा लगती है, काम भी जाना करना पड़ेगा और जवाबदारी भी ज़्यादा होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कहते हैं वो भी सबसे ज़्यादा होती है। तो आप लीव्स एंड वीकली ऑफ के उनके रूल्स रेगुलेशन क्या है वो भी जान लो। इज़ देयर एनी वीकली ऑफ, मैंने बताया कि कहाँ वहाँ पे वीकली ऑफ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो ये पेड है कि नॉन पेड है। पेड या नॉन पेड का मैं मतलब समझाता हूँ कि वीकली ऑफ होती है, अगर आपकी सैलरी 15,000 है और वीकली ऑफ वो कंपनी दे रही है कि एक वीक में एक वीकली ऑफ दे रही है, तो वो 15,000 में भी एक भी रुपया आपका न काटे तो वो पेड वीकली ऑफ कहलाएगी। और अगर रुपया काटते हैं कि भाई एक दिन का तुम्हारा इतना हुआ, इस हिसाब से 4 अगर वीकली ऑफ तुम यूज़ करते हो तो उतना पैसा कट हो जाएगा। तो वो भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि 15,000 हम पहले मान के चलते हैं और वीकली ऑफ लेना भी स्टार्ट करते हैं, बाद में हमें पता चलेगा कि अगर ये तो वीकली ऑफ का पैसा तो हमारा कट गया, तो ऐसा ना हो। हाउ मेनी सिक लीव्स, ये भी इंपॉर्टेंट रोल है कि कंपनी पॉलिसी आप देख के चलो कि कितनी सिक लीव वो लोग देते हैं। अगर कुछ बीमारी आई, कुछ काम ऐसा, आपकी हेल्थ है, हेल्थ पूरे दिन साल के पूरे दिन ऐसी नहीं रहती। हाँ, कोई अपने प्राइम मिनिस्टर जैसा कोई एक ही बंदा हो सकता है कि जो साल में एक भी बार बीमार ना पड़ो, ताव ना आए, सर्दी ना आए, खांसी ना हो। लेकिन मुझे पता है तब तक सिविल इंजीनियर की लाइन भी ऐसी है, धूप में, ठंडी में, गर्मी में, पानी में, सब में उसको काम करना रहता है, रात रात पर जागना पड़ता है। तो ये सीक लीव वो लोग देते हैं, पेड देते हैं, नॉन पेड देते हैं, वो आप देख लो। हाउ मेनी अदर लीव्स पब्लिक हॉलीडे, ये भी इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, एक पॉइंट है कि हाउ मेनी अदर लीव्स, वो लोग कौन कौन सी अलग और लीव देते हैं। जैसी होली के टाइम हमारे लेबर सब चले जाते हैं, तो उसमें आप कोई लीव वो लोग देते हैं कि नहीं देते हैं। पब्लिक हॉलीडे पर वो लीव देते हैं कि नहीं देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हमारे घर के मेंबर या आपकी शादी हो गई है तो आपकी बीवी अगर जॉब कर रही तो उनकी पब्लिक हॉलीडे पे रजा हो और आपकी लीव ना हो तो भी प्रॉब्लम होता है। और भाई कहीं भी आप बाहर घूमने जाना है कि नहीं जाना वो डिसाइड नहीं कर पाते हो, कहीं आपको घूमने जाना है, कहीं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हाउ मेनी अदर लीव्स और पब्लिक हॉलीडे वो लोग आपको दे रहे हैं। अदर नॉर्मल पेड लीव्स अलाउड इन मंथ, और अदर कोई काम, खास काम के लिए आपको पेड लीव कैसे मिलती है, अलाउ है या नहीं है मंथ में, वो भी आप देख के चलो। इमरजेंसी लीव प्रोसेस, ये पॉइंट मैंने क्यों रखा, क्योंकि क्या होता है कई कई बार कैसे इमरजेंसी टाइम होता है जो हमें पहले से नहीं पता कि हमें जाना चाहिए बाहर, कि जाना पड़ेगा बाहर। तो इसके लिए इमरजेंसी लीव की पॉलिसी उनकी क्या है वो आप जान लो। कई कई बार क्या होता है कि इमरजेंसी लीव के लिए आपको 4 दफ्तरों में जाना पड़े, 4 अलग अलग ऑफिस में जाना पड़े, सब जगह साइन करवानी पड़े और इतनी लंबी प्रोसेस हो जाए कि इमरजेंसी वाली लीव आपको लेट लीव जैसा लगे। तो ये भी आप देख लो कि इमरजेंसी लीव के लिए उनके पास कैसी फैसिलिटीज़ है और उनका कंपनी का रूल्स कैसा है। कंपनी बैकग्राउंड एंड ब्रांड वैल्यू, तो फ्रेंड्स फाइंड आउट ब्रांड वैल्यू ऑफ कंपनी इन मार्केट। जैसे मैंने पहले बताया कि ब्रांड वैल्यू बहुत ही असर करता है अपना पूरा करियर के लिए। वेल नोन अगर कंपनी है, वेल नोन अगर कोई बिल्डर ग्रुप है या डेवलपर है, तो आपको आगे जाके बहुत ही अच्छा रहेगा आपके करियर के लिए। वो भले पगार थोड़ा कम दे, सैलरी थोड़ी कम दे, तो भी मैं प्रीफर करता हूँ कि तो आपका माइंडसेट ऐसा रखो कि अगर वेल नोन कंपनी आपको मिलते हैं तो पहले चूज़ करो, ना कि आपको आप जानते नहीं, किसी बिल्डर को जानते नहीं, अननोन है आपके लिए, ऐसे पसंद करो। हाउ मेनी ईयर्स इट बिलोंग्स टू इन मार्केट, कि कितने साल से मार्केट में है। वेल नोन तो सही है, वेल नोन तो चलो कोई भी कंपनी है 2-3 साल में नाम बना लिया, लेकिन आप ये भी देखो कि कितने सालों से मार्केट में है, उतना ग्रुप कितना बड़ा है, कौन कौन से सिटीज़ में, कौन कौन से स्टेट में काम कर रही है। तो हाउ मेनी ईयर्स, कितने ईयर्स से ये मार्केट में है, वो भी आप जान लो, तो वो आपके करियर के लिए अच्छा रहेगा।
बिहेवियर विथ एम्प्लॉयज़, क्योंकि क्या होता है अगर आप वेल नोन कंपनी पकड़ के चलते तो हो कि चलो वेल नोन कंपनी है चले भी जाते हो, लेकिन ऐसा होता है कि वहाँ बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। हार्डवर्क करने से तकलीफ नहीं होती, लेकिन उसकी पॉलिसी जो होती है उतनी स्ट्रिक्ट होती है, फिर आप में बाद में आप पछता जाओ कि नहीं ये गलत कंपनी मैंने चूज़ कर ली। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ के अंदर जो काम करते हैं ऐसे कुछ एम्प्लॉयज़ को बात करो कि जैसे पता चले कि कंपनी का बिहेवियर उनके एम्प्लॉयज़ के साथ कैसा है, कि वो भी, क्योंकि आप ऐसे ही मान के चलो कोई भी कंपनी में आप जल्दी से आप चेंज नहीं करने वाले हो, जितना हो सके ज़्यादा टाइम आप कंपनी में स्पेंड करने वाले हो। तो बिहेवियर विथ एम्प्लॉयज़ बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, वो भी आप देख के चलो। पेमेंट बैकग्राउंड विथ क्लाइंट्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स वेंडर्स ETC। पेमेंट बैकग्राउंड मैंने इसीलिए मुद्दा रखा क्योंकि कंपनी वेल नोन भी हो सकती है, बहुत सालों से भी हो सकती है, बिहेवियर भी अच्छा होता है, लेकिन करंट सिचुएशन में उसका पेमेंट बैकग्राउंड है, पेमेंट के लिए जो लेना और देने की प्रक्रिया है वो अच्छी ना हो, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि क्लाइंट के साथ उनका पेमेंट का व्यवहार कैसा है, कॉन्ट्रैक्टर के साथ कैसा है, वेंडर के साथ कैसा है, क्योंकि ये पार्ट ब्रांड वैल्यू में बहुत इफेक्ट करेगा। अगर बहुत सालों से अच्छा उसका बैकग्राउंड है, लेकिन समझ लो कि 1-2 साल से कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गए हैं और वो उसका पेमेंट बैकग्राउंड बिगड़ गया है, तो आपको पता चले कि पेमेंट बैकग्राउंड कैसा है, तो आप डिसाइड कर सको कि इस कंपनी में हम जाए कि ना जाए। योर फ्यूचर इन कंपनी, आप अपना फ्यूचर कैसे देखते हो वो कंपनी में भी आप देखो। जैसे वेल नोन कंपनी है तो आपको पता चलेगा कि मेरा फ्यूचर ब्राइट रहने वाला है। अगर कोई छोटी भी कंपनी है लेकिन आपको लगता है कि नहीं ये कंपनी में से मुझे बहुत कुछ सीखने मिलेगा, इन द एंड ऑफ द डे आपको ये देखना है कि हमें कुछ कितना सीखना मिलता है। अगर ब्रांड वैल्यू हो, ब्रांड वैल्यू ना हो, पेमेंट बैकग्राउंड अच्छा हो, पेमेंट बैकग्राउंड अच्छा ना हो, लेकिन आपको कितना सीखने को मिल सकता है वो भी एक अलग से पॉइंट है। तो योर फ्यूचर इन कंपनी, आपका फ्यूचर आप कहाँ पे देख सकते हो कंपनी में, वो भी आप पकड़ के चलो। अब आई माइंडसेट की बात। ये तो हम कंपनी के बारे में सारे पॉइंट जाने की भी कंपनी ऐसी होनी चाहिए, पेमेंट बैकग्राउंड देखो, उसके कितने सालों से वो देखो, उसके फैसिलिटीज़ क्या देती है, वो सभी पॉइंट अभी तक आए वो एम्प्लॉयर की साइड से आए, लेकिन हमारे भी कितने पॉइंट होते हैं, हमारे भी कितनी जवाबदारियाँ होती है, हमारी भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम कितना अच्छे से काम कर सकते हैं वो भी ज़रूर होता है। और उसके लिए हमारा माइंड सेट मजबूत होना चाहिए। माइंड सेट बहुत अच्छी तरह से काम करता है ये वाली चीज़ में। तो पहला पॉइंट है पॉजिटिव एटीट्यूड। कोई भी काम करने के लिए, क्योंकि हमारी साइड पे, हमारी लाइन पे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ेंगे। जब भी आप जाओगे तभी से आपको कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम आएंगे, या प्लम्बिंग का प्रॉब्लम आया, कुछ कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉब्लम आया, कुछ वेंडर का प्रॉब्लम आया, कुछ ना कुछ तकलीफ होती रहती है साइड पे, और वो इतनी जल्दी आती है कि इसके लिए आप तैयार नहीं होते हैं। लेकिन आप ऐसे ही माइंड सेट करके निकलो, ऐसे ही माइंड सेट कर तैयार करके जाओ और पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। कंपनी फाइनल करने के लिए भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। पहले से ही नकारात्मक विचार लेके वहाँ पे मत जाओ इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि वो आपके माइंड सेट पर असर करेगा और आपको सब गलत ही लगेगा। इसीलिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। जो भी सामने वाला सर या सीनियर है या डेवलपर है या बिल्डर है आपको पूछ रहा है, तो उसको पॉजिटिव तरह से जवाब दो, ताकि उनको लगे कि नहीं बंदा पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है। ग्लास कितना खाली है वो मत देखो, ग्लास कितना भरा हुआ, वो अगर एटीट्यूड रहेगा तो आपको बहुत काम में आने वाला है। एक्सेप्ट चैलेंजेस। मैंने बोला कि हर सुबह आप जाओगे तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस आपको फेस करनी पड़ेगी। वो उसके लिए आप माइंडसेट अपना तैयार रखो। ज़्यादा हाइपर ना हो जाओ, ज़्यादा शांत भी ना रहो, क्योंकि क्या है, अपना रोल ही ऐसा है कि बहुत शांत होने से भी काम नहीं होता और बहुत हाइपर होने से हमारी हेल्थ बिगड़ेगी। तो एक्सेप्ट चैलेंजेस, एक्सेप्ट करने का माइंडसेट बना दो। गिव 100% टू वर्क, क्योंकि कोई भी वेतन देता है तो हमारे पास से वो ऐसी एक्सपेक्टेशन रखता है कि हमें 100% ये मेरा दे के चलूँ। तो आप ऐसा ट्राई करो कि जितना आपको हो सके, जितना आपके पास नॉलेज है। कई बार क्या होता है, हमारे पास नॉलेज होता है तो भी कोई हमसे पहले न पूछे तो हम जवाब नहीं देते या हम आगे जाके काम नहीं करते। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अपना 100% लो। वो 100% देने को आपकी भी जो छाप है, आपकी प्रेस्टीज है, वो भी ज़्यादा बढ़ेगी और आपको भी करियर में आगे फ़ायदा होगा। जैसे पोजीशन आपके ऊपर ले जाने में वो बहुत बड़ा फ़ायदा रहेगा उसका। ट्राई योर बेस्ट इन ऑल कंडीशन। अब ऐसा प्रयत्न करो कि किसी भी कंडीशन में अपना बेस्ट दो।
सर्च मार्केट ऑल टाइम, और माइंड सेट ऐसा रखो कि मार्केट ऑल टाइम सर्च करके रखो। ऐसा ना हो कि आप कंपनी में 10 साल से हो और मार्केट बहुत आगे निकल जाए और फिर आप 10 साल के बाद कंपनी में से दूसरी जगह जॉब ढूंढने जाओ। क्योंकि क्या होता है कि कोई एक ऐसा पीरियड होता है कि आपको वहाँ से अलग कंपनी या अलग मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढती रहनी चाहिए। कोई सामने से ऐसा नहीं कहेगा कि बंद भाई तू जॉब चेंज कर ले। हमको मार्केट सर्च करना रहना चाहिए। अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सबको सबसे रूबरू होना चाहिए कि भाई क्या मार्केट पॉलिसी रहती है, अभी पेड कंडीशन क्या रहती है, जो वेतन है उसका स्लैब कैसे बढ़ता जा रहा है, कितना इंक्रीमेंट वो लोग दे रहे हैं और हमारी कंपनी में कितना इंक्रीमेंट मिल रहा है, वो सब मार्केट में हमको सर्च करना रहता पड़ता है। रिस्पेक्ट सीनियर्स एंड हेल्प जूनियर्स। तो किसी भी पोजीशन पे आप हो तो अपने सीनियर से आप थोड़ा मान सम्मान रखो, इसके आपके करियर के भी अच्छा हो और आपको भी काम करने में मज़ा आएगा। और जूनियर की हेल्प करें, क्योंकि कुछ साल पहले आप भी जूनियर, तो वो आपको माइंड में रखना है। तो सभी का वातावरण एटमॉस्फेयर रहेगा वो काम लायक रहेगा। लर्न ऑल टाइम, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, मुझे बहुत पसंद है कि कुछ ना कुछ सीखते रहो। यानी कि आपके फील्ड में जो भी हो, ऑटोकैड हो, ड्राइविट हो, स्ट्रक्चर डिज़ाइन के सारे सॉफ्टवेयर हो, ऐसा मत सोचो कि मैंने कहा स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट लिया था। अगर आप बी सिविल हो, अगर आपने स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट में नहीं लिया है और कोई इरिगेशन है सॉरी, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले हो, फिर भी आप कुछ ना कुछ सीखते रहो, वो कोई ना कोई टाइम में तो आपको काम में आने ही वाला है। तो कुछ ना कुछ सीखते रहो। खाली सॉफ्टवेयर की बात नहीं करता हूँ, काम में भी आप हर टाइम आप कुछ ना कुछ सीखते रहो अपने जूनियर से, अपने सीनियर से, तो आपके रोल में बहुत काम में आने वाला है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपका पसंद आया होगा। अगर यहाँ तक आपने देखा, इसका मतलब है आपने पूरा वीडियो देखा है और वैल्यू क्रिएट की ही। मैंने वैल्यू पूरी अपने वीडियो में दी है। तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे मेरे वीडियो आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।